Alright, Assalamu alaikum. This is our class of discrete structures section 2C. 092 आपने ज्वाइन किया है, काइंडली मुझे बता दें आवाज़ मेरी क्लियर है या नहीं। देन स्टार्ट करते हैं कुछ देर में कुछ चीज़ों को देखते हुए। जी जनाब, होपफुली आपको मेरी स्क्रीन भी विजिबल होगी, मेरी आवाज़ भी क्लियर है। मुझे मैसेज आया है 092 का। सो लास्ट क्लास में हमने रिलेशंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ को फाइनल कर लिया था। एक तो प्रॉपर्टी के बारे में शायद हमने इतना डिटेल डिस्कस नहीं किया था जितना बाकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में किया था। मैंने आपको कहा था कि आप कुछ एक्सरसाइजेस अपनी तरफ से कीजिएगा जिसमें आपको हेल्प आउट हो जाए कि क्या प्रॉपर्टी किस तरह है। सम अप अगर मैं करूँ किसी भी इस पूरे लेक्चर को, बस मैं इसको सम अप करूँगा और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। और इसमें अगर क्वेश्चंस क्यूरीज़ वगैरह आ रही हैं आपको तो वो मुझसे पूछते जाएं और मैं उसको एड्रेस करूँगा साथ साथ। Otherwise, I'm just wrapping this lecture up. Relations. अच्छा, ये जो लेक्चर्स और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, आज का लेक्चर, पिछले लेक्चर्स और इसके आने वाले लेक्चर्स तमाम वो मैंने अपलोड कर दिए हैं MS टीम्स के ऊपर भी, और उसके अलावा गूगल ड्राइव का जो हम लिंक फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे हम अपने मार्क्स वगैरह अपडेट कर रहे हैं वहाँ पर भी मैंने शेयर कर दिया है। तो अगर आप कोई चीज़ लुक अहेड करना चाहें या पीछे जाना चाहें, उसको कोई रिवाइज़ करना चाहें, तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास। जी हाँ। सो मैंने आपको ये भी कहा था कि आप खुद की जो है वो कुछ एक्सरसाइजेस भी कीजिएगा। कल हमारी क्लास हुई थी, आई थिंक होपफुली कोई ना कोई एक्सरसाइज एक छोटी मोटी आप लोगों ने की होगी जिससे थोड़ी बहुत चीज़ें आपको क्लियर होपफुली हुई होंगी। सो रिलेशंस आर व्हाट रिलेशंस आर बेसिकली, मैं रिव्यू करवा रहा हूँ, बीच में कुछ क्वेश्चंस भी पूछता जाऊँगा, ऐड करते जाएं उसमें जवाब अपने। और अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज़ सही से समझ नहीं आई है या कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं तो वो बेशक आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम उसको रैप अप करके फिर अगले लेक्चर की तरफ चलेंगे। सो रिलेशंस, हमने कहा कि रिलेशंस आर एक्चुअली सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होगा उसको हम रिलेशन कहेंगे। और यूजुअली ये रिलेशन जो है इसको बाइनरी रिलेशन कहा जाता है, और वो इसलिए बाइनरी रिलेशन कहा जाता है क्योंकि वो दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ए क्रॉस बी, सी क्रॉस डी, बी क्रॉस ए, इवन बी क्रॉस बी या सी क्रॉस सी, ये सारे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं जिनके रिलेशन को हम यानी जिनके सबसेट को हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसमें हम इस चीज़ को ए आर बी या ए आर सी भी लिख सकते हैं फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर। अगर मेरा एक ऐसा रिलेशन है जिसके अंदर एक ऑर्डर्ड पेयर है 3 4, तो आई कैन राइट इट 3R4, यानी 3 इज़ रिलेटेड टू 4। नाउ रिमेंबर, बिकॉज दिस इज़ एन ऑर्डर्ड पेयर, so I will still write it like 3R4. I cannot write it like 4R3, right? So this is the basic definition of a relation. फिर हमने ये कहा कि अगर हम कहते हैं कि a relation is on a set, तो इसका मतलब ये है कि obviously because now this is a relation, तो it will be a subset of a Cartesian product. But when you are saying a relation is from B to A, तो इसका मतलब है कि दैट रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए। अगर आप कहते हैं द रिलेशन इज़ फ्रॉम सी टू डी, तो यू विल से दैट दिस रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ सी क्रॉस डी। बट व्हेन आई से दिस रिलेशन इज़ ऑन सेट एन या ऑन सेट बी, सो जब मैं कहता हूँ कि दिस रिलेशन इज़ अ सेट, दिस इज़ अ रिलेशन ऑन सेट बी, तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है इट इज़ अ रिलेशन या इट इज़ अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस बी या सी क्रॉस सी। जब मैं किसी एक सेट का नाम लेता हूँ, जिस तरह यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है कि अ रिलेशन ऑन द सेट ए इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, विच मीन्स इट इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। फिर हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की। हमने ये कहा कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी हो सकती है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक।
इसी तरह एक इररिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी भी है जो कि हमने लिस्ट आउट यहाँ पर नहीं की है, लेकिन हमने उसको भी देखा है कि दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशंस। इन प्रॉपर्टीज़ की हमने स्पेसिफिक डेफिनेशन इन द लॉजिकल कॉन्टेक्स्ट भी देखी है, और इसके अलावा हमने इसको एक तरह से याद रखने वाले एस्पेक्ट में भी बहुत पढ़ा है कि एक्चुअली किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें कि कोई रिलेशन एक ट्रांजिटिव या रिफ्लेक्सिव कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है उसमें या नहीं। जिस तरह से ये रिफ्लेक्सिविटी को हमने कहा कि फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ ए सेम मेंबर ऑर्डर्ड पेयर शुड बी अ मेंबर ऑफ रिलेशन, देन आई विल से दैट दैट रिलेशन इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो अगर मैं ये कहता हूँ कि आपके सेट के अंदर 2 3 6 है, तो इट मीन्स कि द रिलेशन वुड बी अ रिलेशन ऑफ दैट ए क्रॉस ए वुड बी इफ़ उसके अंदर 2 2 भी है, 3 3 भी है और 6 6 भी है। इसके बाद हमने सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी देखी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये कह रही थी कि अगर आपके सेट में ए बी है तो इसका मतलब है बी ए भी होना चाहिए, यानी हर एक ऑर्डर्ड पेयर का उलट होना चाहिए। ये कहना था सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का। एंटी सिमेट्रिक ये कह रही थी कि अगर आपके पास ए बी है और बी ए भी है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ए और बी बराबर हैं। यानी इसेंशियली ये बात कही जा रही है एंटी सिमेट्रिक में कि किसी भी डिफरेंट मेंबर ऑर्डर्ड पेयर का उलट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, सिर्फ उसका एग्जिस्ट करना चाहिए उलट जिसके मेंबर्स सेम है। यानी 4 4 है तो उसका उलट 4 4 एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि सेम मेंबर को हम इग्नोर कर दें, वो एग्जिस्ट कर ही रहे होंगे, उसको हमने चेक भी नहीं करना। अगर 5 5 है तो इसका मतलब है उसका उलट भी है, लेकिन उसके अलावा किसी का उलट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे दैट रिलेशन इज़ एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। इसकी जो वर्सेस है, यानी कि इनका जो डिफरेंस है, उस पर हमने डिटेल बात की थी। इन अ सिमेट्रिक रिलेशन ए रिलेटेड टू बी शुड मीन दैट बी इज़ रिलेटेड टू ए। In an antisymmetric relation, if we have A are B and B are A, hold only when A is equal to B, यानी सेम वाला है तो उलट एग्जिस्ट कर सकता है, इसके अलावा किसी का उलट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। An antisymmetric relation is not necessarily a reflexive relation. A relation can be both symmetric and antisymmetric. ऐसा भी हो सकता है कि एक रिलेशन सिमेट्रिक भी हो और एंटीसिमेट्रिक भी हो, या हो सकता है कोई ना हो, और have one property but not the other, which means कि they are not स्पेसिफिकली रिलेटेड टू वन अनदर। एक रिलेशन ऐसा भी हो सकता है कि सिमेट्रिक भी हो और एसिमेट्रिक भी हो, यानी कि जो उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं उसका उलट एग्जिस्ट करे भी और नहीं भी करे। जैसे कि लेट्स सपोज एक रिलेशन है जिसके अंदर सिर्फ 4 4 है, एक ऑर्डर्ड पेयर है जो कि सेम वाला है, तो सिमेट्रिक वो हुआ, यस हुआ, क्योंकि 4 4 का उलट एग्जिस्ट कर रहा है, एक ही ऑर्डर्ड पेयर है और उसका उलट एग्जिस्ट कर रहा है, तो आई विल से दैट इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो क्या वो एंटी सिमेट्रिक भी है? आई विल से यस, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक कहता है कि सेम वालों को इग्नोर करके किसी का ऑर्डर्ड पेयर नहीं होना चाहिए उलट। तो ऐसा है मेरे पास कि सेम को अगर मैं इग्नोर करूँ 4 4 को, तो उसके अलावा कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं जिसको मुझे चेक करना चाहिए कि उसका ऑर्डर, एंड आई कैन आर्ग्यू कि भाई उसके अलावा किसी का उलट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो दैट इज़ how a relation can be symmetric as well as antisymmetric. A relation that is not symmetric is not necessarily asymmetric. अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है तो इसका मतलब लाजमी नहीं है कि वो एसिमेट्रिक हो। अब एसिमेट्रिक क्या है वो आगे चल के हम देखते हैं। ठीक है, ये कुछ एक्सरसाइज थी जो कि आपने देखी होंगी होपफुली। ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी पे हमने आई थिंक कल की क्लास में डिटेल डिस्कस किया। हमने ये कहा कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है 5 3 और 3 6 भी है तो फिर 5 6 भी होना चाहिए, या 1 2 है और 2 4 है तो फिर 1 4 भी होना चाहिए, 6 5 है और 5 9 है तो फिर 6 9 भी होना चाहिए। हर एक ऑर्डर्ड पेयर के साथ ऐसा होना चाहिए। अगर ये इम्प्लीकेशन की बात है, इसका मतलब है अगर ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा कि दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हों जिसमें फ़र्स्ट का लास्ट और सेकंड का फर्स्ट बराबर हों, तो फिर ये हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ये बात भी हमने कल डिटेल में डिस्कस की थी। ट्रांजिटिव का मतलब ये है कि अगर आपके पास लेट सपोज 5 3 है लेकिन 3 के अलावा कुछ नहीं है, यानी कि उसके अलावा कोई ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसमें 3 फर्स्ट मेंबर हो, तो फिर तो आपकी कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही। फिर बेशक 5 के साथ कुछ हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ऐसा है कि 5 3 है और फिर 3 6 भी है, तो फिर 5 6 होना लाजमी हो जाता है। ये एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। कुछ एग्जांपल हैं इसकी। लेस देन वाली एग्जांपल को हमने आई थिंक देखा था। जैसे कि इसको देख लें आप, एक छोटी सी एग्जांपल और देख लेते हैं। एक रिलेशन है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं ए बी, सच दैट ए इज़ एन एंसेस्टर ऑफ बी। यानी कि हम इसमें लेट सपोज आप अपनी फैमिली के मेंबर्स का नाम लिख सकते हैं। आप ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएं कि कौन किसका एंसेस्टर है। तो लेट सपोज आप कहते हैं अली अहमद, अली कॉमा अहमद। आप इसको कहते हैं कि भाई अली कॉमा अहमद का मतलब ये है कि अली इज़ एन एंसेस्टर ऑफ अहमद। तो लेट सपोज आपने ये एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया अली अहमद, फिर आपके रिलेशन में एक और ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है अहमद जाहिद, यानी आप कह रहे हैं अहमद इज़ एन एंसेस्टर ऑफ जाहिद। तो इसका मतलब यही हुआ कि जाहिद का एंसेस्टर अली भी है, यानी जो अहमद का एंसेस्टर है वो जाहिद का भी एंसेस्टर है। राइट। सो आपने वही काम किया, ट्रांजिटिविटी चेक की कि भाई अली अहमद एग्जिस्ट कर रहा है और अहमद जाहिद एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर अली जाहिद भी एग्जिस्ट करना चाहिए। Right, it is transitive because if A is related to B and B is related to C, then that means A is an ancestor of B and B is an ancestor of C. तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि A is an ancestor of C, which means A is related to C. एक और सवाल कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। क्या है ये रिलेशन कि इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं। R क्रॉस का मतलब क्या है, R क्रॉस R। R स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, R क्रॉस R, which means कि it is a relation on R. It is a relation on R which is real numbers. So इसमें वो रियल नंबर के ऑर्डर्ड पेयर्स ने कहा है कि आएंगे जिसका स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू y, जिसका स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू y. सो इसमें कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। लेट्स से कि मैं इसमें ऑर्डर्ड पेयर लेता हूँ, तो मैं कहता हूँ 3 और 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 1। मैं कहूँगा 2 और 1 आ जाएगा, 1 1 नहीं आएगा इसमें। मैं इसमें 2 2 कह दूँगा, 2 2 भी आएगा इसके अंदर, 1 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर ग्रेटर नहीं है 1 से, लेकिन 2 का स्क्वायर 2 से ग्रेटर है, 3 का स्क्वायर 3 से ग्रेटर है, 3 का स्क्वायर 1 से ग्रेटर है, 3 का स्क्वायर 2 से ग्रेटर है। इसका मतलब है इसके अंदर 3 1 आ जाएगा, 3 2 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, नहीं 3 3, हाँ यस 3 3 आएगा, 3 4 आएगा, 3 5 3 6 3 7 3 8 तक आएगा यहाँ पे, 3 9 नहीं आएगा। राइट। सो इस तरह के और इसमें माइनस वाले भी आएंगे। रियल नंबर्स हैं तो इसके अंदर बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, इसमें पॉइंट वाले भी आएंगे, इसमें अपॉन वाले भी आएंगे, सब आएंगे। सो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है, विच मीन्स एक चीज़ हम चेक कर लेते हैं कि अगर यहाँ पर 3 1 एग्जिस्ट कर रहा है या से 3 2 एग्जिस्ट कर रहा है और 2 2 एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या 3 2 भी एग्जिस्ट करेगा। एंड आई थिंक करेगा। या इसको हम थोड़ा सा एलॉबरेट कर लेते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो ओके यस इक्वल टू है, यस आएगा, 1 1 आएगा। राइट, गुड कैच, 092 1 1 भी आ जाएगा बिकॉज इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। आई वाज थिंकिंग अबाउट ग्रेटर देन ओनली। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो 1 1 आ जाएगा बिकॉज 1 का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सो यू आर राइट। सो लेट्स थिंक अबाउट द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। लेट्स से इसके अंदर 3 5 है और 5 1 है, तो क्या 3 1 भी होगा। आई थिंक होगा, यस। इसके अंदर 2 6 है और सॉरी 2 6 नहीं है, 2 3 है और 3 2 भी है, तो क्या 2 2 होगा। आई थिंक यहाँ पर मुझे वो प्रॉपर्टी थोड़ी सी मसला कर रही है। क्या कहा है मैंने कि लेट्स से इसके अंदर 2 3 है। 2 3 क्यों है, क्योंकि 2 का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। सो 2 3 है और 3 2 भी है क्योंकि 3 का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 2। फॉलो कर रहे हैं, 2 3 है और 3 2 है, तो फिर 2 2 भी होना चाहिए। लेकिन 2 2 हमारे यहाँ पर इसमें है या नहीं है, 2 2 है। बट कोई एक ऐसी एग्जांपल हमने ढूंढनी है जो कि हो सकता है कि इसके अंदर ना हो, या फिर आप कहते हैं कि नहीं ये है।
कोई ऐसा आर्गुमेंट पेश करें जिसकी वजह से आप कहें कि ये चीज़ है। इसका जवाब अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि नो इट इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, बिकॉज इसने जो इस एग्जांपल दी है उसको ज़रा देखें हम। वो ये कह रहा है कि 2 इज़ रिलेटेड टू 4, 2 और 4 आ रहे हैं, 2 4 है बिकॉज 2 का स्क्वायर 4 से बड़ा या बराबर है, और 4 10 भी आ रहा है बिकॉज 4 का जो स्क्वायर है विच इज़ 16 वो आ रहा है आपके ऑर्डर पेयर में। लेकिन इसको देखें तो फिर 2 10 आना चाहिए, जबकि 2 10 नहीं आ रहा आपके ऑर्डर पेयर में, विच इज़ वाई एक एग्जांपल हमें मिल गई। तो दिस इज़ वाई आई कैन से दैट दिस रिलेशन इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। इररिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी देखते हैं। इररिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी में हमने ये कहा एक ऐसा रिलेशन जिसमें ए के हर मेंबर के लिए सेम वाला ऑर्डर्ड पेयर मेंबर नहीं होना चाहिए। यानी अगर एक मेंबर है ए का 5, तो 5 5 नहीं होना चाहिए। एक मेंबर है 3, तो 3 3 नहीं होना चाहिए रिलेशन का हिस्सा। इसी तरह किसी भी मेंबर के लिए सेम वाले ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। कोई एक भी एग्जिस्ट कर रहा है तो आई विल कॉल दैट रिलेशन नॉट इररिफ्लेक्सिव, बट अगर कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आई कैन राइट दैट रिलेशन एज इररिफ्लेक्सिव। एसिमेट्रिक हम उस रिलेशन को कहते हैं, इट इज़ द सेम थिंग एज एंटीसिमेट्रिक, बट एंटीसिमेट्रिक ये कहता है कि सेम वाले एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई उलट एग्जिस्ट ना करे। लेकिन एसिमेट्रिक ये कहता है कि फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ ए बी, अगर ए बी आर का हिस्सा है तो बी ए ना हो आर का हिस्सा। ये कोई एक्सेप्शन नहीं देता कि भाई अगर बी ए एग्जिस्ट कर रहा है तो सेम वाले के लिए कर सकता है। ये बस ये कह रहा है कि ए बी है तो फिर बी ए नहीं एग्जिस्ट कर सकता। It is a rule, it is a lemma, it is a proven fact that a relation R on set A is asymmetric if and only if वो irreflexive हो और antisymmetric हो। तो अगर एक रिलेशन irreflexive और antisymmetric होता है सिर्फ तब ही वो asymmetric होता है। कैसे, अगर इसको थोड़ा सोचें आप, तो R अगर irreflexive है इसका मतलब है कि आपने ये प्रॉपर्टी ओके कर दी है। irreflexive है यानी सेम वाला कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सेम वाले कोई भी इररिफ्लेक्सिव का मतलब ये सेम वाला कोई एग्जिस्ट ना करे। तो अगर सेम वाला कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एंड एंटीसिमेट्रिक भी है, यानी कि उसके अलावा जितने हैं उसका किसी का भी उलट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि एसिमेट्रिक है। यानी कि उलट उनका भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो कि सेम नहीं है, और सेम जो होने चाहिए मेंबर वो भी नहीं है बिकॉज आपका रिलेशन इररिफ्लेक्सिव है। तो आप कह सकते हैं कि दैट रिलेशन इज़ एन एसिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि सेम वाले भी नहीं हैं और उसके अलावा जितने हैं उनमें से किसी का भी उलट नहीं है। तो इसका मतलब एक्चुअली यही हुआ कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का उलट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। दिस इज़ वाई दैट रिलेशन कैन बी कॉल्ड एन एसिमेट्रिक रिलेशन। ये बात हम डिटेल में भी कल कर चुके हैं, सॉरी डिटेल में नहीं, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हमें ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए। कंबाइनिंग रिलेशंस की हमने बात की। हमने कहा रिलेशंस चूँकि आपके सेट्स ही हैं, सबसेट्स हैं, तो आप इसको कंबाइन भी कर सकते हैं। आप इनके दरमियान इंटरसेक्शन कर सकते हैं, इनके दरमियान यूनियन कर सकते हैं, इनको डिफरेंस ले सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। But sometimes combining relation endows them with the properties previously discussed. For example, two relations may not be transitive but their union may be. ठीक है, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप दो इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस को यूनियन करते हैं तो फिर उसका जो क्या कहते हैं रिजल्टेंट होगा वो भी इररिफ्लेक्सिव होगा। इट्स नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल, ऑल्दो कहीं कहीं ये चीज़ हो सकती है। लेट सपोज मैं कहीं आपसे पूछता हूँ किसी असाइनमेंट में, किसी एग्ज़ाम में, किसी क्विज़ में कि भाई लेट सपोज दो सेट हैं और उन दो सेट्स को मैंने लिख दिया कि भाई एक सेट में ये है, एक सेट में ये है, और फिर मैं कहता हूँ कि यार इसका एक रिलेशन R1 ये बना है, R2 ये बना है। मैं इन दोनों का यूनियन लेता हूँ। R1 और R2 अगर रिफ्लेक्सिव हैं तो क्या गारंटी है कि R1 यूनियन R2 भी रिफ्लेक्सिव होगा इन सम पर्टिकुलर सिनेरियो। तो अगर उस पर्टिकुलर सिनेरियो को मैं देता हूँ तो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि ठीक है ये ऐसा हमेशा लाजमी होगा कि दो इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस का यूनियन भी इररिफ्लेक्सिव होगा या ट्रांजिटिव हो जाएगा, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, सो जिस तरह ये R1 R2 कुछ दिए हुए हैं, यू कैन कैलकुलेट द यूनियन योरसेल्फ। आपको अंदाज़ा होगा कि यूनियन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। बस एक छोटी सी ये चीज़ याद रखनी है आपने कि भाई 1 1 है, 1 2 आएगा। R1 और R2 का अगर हम रिलेशन का यूनियन लेते हैं तो इसमें देखिए 1 2 ऊपर भी है नीचे भी है, वो आप एक ही दफ़ा लिखेंगे ऑब्वियसली बिकॉज यूनियन वर्क्स लाइक दैट। सो इस लेक्चर को मैं यहाँ पर रैप अप कर रहा हूँ and we will now move towards our next lecture. Let me open that and we will continue then.
तब तक इन सब बातों से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट, कोई सजेशन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई या कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं, कोई चीज़ आपने हो सकता है बुक में पढ़ी हो और आपको लगे कि नहीं हम गलत यहाँ पर पढ़ रहे हैं उस चीज़ को, तो अगर आप उस पर कमेंट करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं. Alright, let's continue. The next topic we are going to work on is combinatorics. And in my opinion, it is a very simple yet interesting and technical topic. It is a very very simple topic, but because we apply this topic in on regular basis, हम हर तरह की चीज़ों के अंदर यूजुअली जब भी हम कोई चीज़ काउंट करते हैं तो उसको हम कॉम्बिनेट्रिक्स को अप्लाई कर रहे होते हैं. कॉम्बिनेट्रिक्स इज़ बेसिकली अ वास्ट फील्ड. ये कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है. कॉम्बिनेट्रिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ आती हैं, लेकिन कॉम्बिनेट्रिक्स के टॉपिक को अगर मैं सम अप करूँ, इसको एक दूसरा ऐसा नाम दूँ जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं, तो वो नाम होगा काउंटिंग. काउंटिंग, कॉम्बिनेट्रिक्स का मतलब है काउंटिंग. क्या करना चाह रहे हैं हम कॉम्बिनेट्रिक्स में? एक्चुअली काउंटिंग, यानी कि आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, आप सेकंड सेमेस्टर में हैं अपने BSSE के प्रोग्राम में, लेकिन यहाँ पर हम वो चीज़ें सीखेंगे जो कि आपने ऑलरेडी सीखी हुई हैं अपनी आई थिंक प्री स्कूल के अंदर या फर्स्ट क्लास के अंदर या सेकंड क्लास के अंदर, विच इज़ जस्ट काउंटिंग ऑफ 1 2 3 4 5 6 7. काउंट कैसे करना चाहिए, सो हम काउंटिंग सीखेंगे आज. सो काउंटिंग सबको आती है? यस और नो? काउंटिंग आती है सबको? कोई ऐसा बंदा जो कहे कि काउंटिंग नहीं आती? जवाब दें भाई. डू ऑल ऑफ यू नो काउंटिंग? 115 कह रहे हैं कि यस, दे नो अबाउट काउंटिंग. हु एल्स? किसी और को काउंटिंग आती है? 929 सॉरी 057 कह रहे हैं कि आती है. ठीक है, अच्छी बात है भाई, आपको काउंटिंग आती है. 087 को भी काउंटिंग आती है माशाल्लाह. 143 को भी काउंटिंग आती है. 035 को भी काउंटिंग आती है. और मैं ज़्यादा इम्प्रेस हूँ उन स्टूडेंट से, उनसे नहीं जो कि क्लास में है ही नहीं, लॉगिन करके भाग गए, उन स्टूडेंट से जो कि मेरी ये बात सुन रहे हैं लेकिन वो फिर भी डर रहे हैं ये कहने से कि नहीं काउंटिंग. अगर मैं कहता हूँ कि आती है तो यू नो अबाउट माई टीचिंग स्टाइल एंड आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड कि अगर आप कह रहे हैं कि आपको काउंटिंग आती है तो बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी कन्फ्यूज्ड कि क्या मुझे काउंटिंग आती है या नहीं आती. सो दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू बी. सो काउंटिंग सीखनी है हमने, बट ऑब्वियसली अब काउंटिंग को हम ऐसे सीखेंगे जिससे आपको अपनी प्री स्कूलिंग के ऊपर शक होने लगेगा कि हमने सही चीज़ें सीखी हैं या कुछ हमने गलत कर दिया है. 104 का अच्छा जवाब है कि भाई नहीं आती सर, भाई आप ही बता दें हमें नहीं आती. दिमाग नहीं खाएं ज़्यादा आप अपना. 104 कह रहे हैं कि भाई नहीं आती काउंटिंग हमें. सो एनीवेज, ऑब्वियसली यू ऑल नो अबाउट काउंटिंग. आप सबको पता है कि काउंट कैसे किया जाता है. यू यूजुअली स्टार्ट बाय 1. अच्छा, ये भी एक अजीब बात है कि हम 1 से स्टार्ट करते हैं. एग्जैक्टली 092. जैसे फर्स्ट क्लास में आप लोग ये समझ रहे थे कि आपको इवन नंबर आता है, लेकिन फिर जब कन्फ्यूजन स्टार्ट हुई थी, जब मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी, तो आपने फिर ये क्वेश्चन किया कि डू वी इवन नो कि इवन नंबर क्या होता है. 057 काफ़ी डिप्लोमेटिक हो गए, कह रहे हैं आती भी है और नहीं भी आती. ठीक है, किसी टॉक शो में नहीं है आप जिसमें आपने सीधा जवाब नहीं देना. आप यहाँ पर सीधा जवाब दे सकते हैं. देर आर नो कॉन्सिक्वेंसेज टू दैट. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं आप लोगों के आई विल रब इट इन योर फेस कि हाँ भाई क्या कह रहे थे, आती है काउंटिंग, आप बताओ आती है या नहीं. ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, सुन लेना मुझसे ये चीज़. सो लेट्स स्टार्ट काउंटिंग. हाउ डू वी डू काउंटिंग? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप 1 से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, आप 0 से स्टार्ट नहीं करते, ऑल्दो यू कैन डू दैट. पूरी दुनिया ने इस चीज़ के ऊपर
इक्तफ़ा कर लिया कि भाई हम 1 से ही स्टार्ट करेंगे काउंटिंग, हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम -1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, आल्दो मैं कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि लेट्स से आपकी क्लास में 50 बंदे हैं, तो कल को मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ आपकी क्लास में 40 बंदे हैं। आप कहेंगे नहीं 40 बंदे नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मैं कहूँगा नहीं 40 ही है, मैंने स्टार्ट -10 से किया है। आप कहते हैं कि भाई मेरे पास से एक मोबाइल फ़ोन है। मैं कहता हूँ नहीं मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन नहीं है, 0 मोबाइल फ़ोन है, मैंने स्टार्ट -1 से किया है। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको बड़ी अच्छी देता हूँ। अगर आपको अपनी इसकी काउंटिंग पे शक करना है, तो आपने कभी किसी से अगर उधार लिया हो, तो लेट्स से आपने उधार लिया मुझसे, आपके पास पहले कुछ नहीं था, आपने अभी मुझसे उधार लिया और आपके पास 10 रुपये आ गए। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ आपके पास कितने रुपए हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि आपके पास 10 रुपये हैं। बेशक आप कह सकते हैं कि आपके पास 10 रुपये हैं, लेकिन एक्चुअली आपको ये कहना चाहिए कि आपके ऊपर 10 रुपये का उधार है, यानी आपके ऊपर -10 रुपये हैं। आपके पास 10 रुपये नहीं है, आपके पास माइनस के 10 रुपये हैं। ज़ीरो भी नहीं है ऑब्वियसली, ज़ीरो आप पहले थे 10 रुपये लेने से पहले। ठीक है, सो काउंटिंग बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, और जिस तरह मैंने कहा कि हम इसको डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन वी विल स्टार्ट टू क्वेश्चन सम ऑफ द थिंग्स दैट वी डू इन आवर डेली लाइफ। सो लाइक आई सेड कि हम काउंटिंग यूजुअली 1 से स्टार्ट करते हैं, और पूरी दुनिया ने इस बात पे इत्तेफाक कर लिया है कि हम 1 से ही स्टार्ट करेंगे, हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम -10 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम किसी भी चीज़ से स्टार्ट नहीं करेंगे। इसकी एक एग्जांपल आपको एज बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर देता हूँ मैं। आपने थोड़ी बहुत कोडिंग की है, आपने फॉर लूप्स को यूज़ किया होगा। फॉर लूप अगर आप विजुलाइज करें किस तरह से काम करते हैं, आप कहते हैं कि फॉर, और उसके अंदर फिर आप लिखते हैं i=0, i<10, i++, और फिर उसको आप काम करवाते हैं। वो लूप 10 दफ़ा चलता है, i=0, i<10। ठीक है, अब ये प्रोग्रामर्स ने इत्तेफाक कर लिया है कि भाई i=0 से स्टार्ट करेंगे हम, अदरवाइज़ मैं इसको 1 से स्टार्ट करके 11 तक लेकर जाऊँ फिर भी वो 10 दफ़ा चलेगा। मैं उसको 6 से स्टार्ट करके 16 तक लेकर जाऊँ तब भी वो 10 दफ़ा चलेगा। मैं उसको 90 से स्टार्ट करके 100 तक लेकर जाऊँ तब भी वो 10 दफ़ा चलेगा। सो इट्स नॉट about the initial and ending phase, it's actually about the duration between। काउंटिंग में भी हम यही करते हैं, हम कहते हैं 40 कोई चीज़ें हैं, तो हम एक्चुअली ये कह रहे होते हैं 1 से लेके 40 हैं। लेकिन हम चूँकि इस बात पर इत्तफा कर चुके हैं, हम इस बात को पहले से मान चुके हैं कि भाई स्टार्ट हमेशा 1 से ही होगा, इस वजह से हम सिर्फ सिंपली ये कहते हैं कि भाई 40 चीज़ें हैं। हम हर दफ़ा ये नहीं कहते 40 चीज़ें हैं बाय स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, सो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेट्स स्टार्ट के इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि हमने डिस्कस करने हैं। ओके, व्हाट इज़ द मोटिवेशन बिहाइंड दैट, व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिग्री एंड इन दिस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कोर्स। Combinatorics is the study of collection of objects, specifically not just a collection of objects but counting objects, arrangement of objects, derangement of objects along with their mathematical properties। यानी काउंट कैसे करें, अरेंज कैसे करें, डिरेंज कैसे करें। अरेंज डिरेंज का मतलब ये है कि आप किसी एक सर्टेन तरह से अरेंज करें। 4 चीज़ें हैं आपके पास, आप उसको कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं, या डिरेंज कर सकते हैं, यानी रैंडमली आप उसको किस तरह से एक चीज़ को हटाकर कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं। काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स इज़ इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू एनालाइज एल्गोरिदम्स एंड कंप्यूट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटीज़। काउंटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप कोडिंग कर रहे हों या किसी एल्गोरिदम को एनालाइज कर रहे हों कि भाई ये एल्गोरिदम अच्छा है या बुरा है। आप आगे जाकर पढ़ेंगे कोर्स एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का, उसके अंदर ज़रा सी हिंट मैं आपको देता हूँ। उसके अंदर ये आप एक्चुअली पढ़ रहे होंगे कि भाई आप एक चीज़, एक काम करने के लिए एक एल्गोरिदम एक स्टूडेंट ने लिखा है, एक डिफरेंट स्टूडेंट ने लिखा है, 2 डिफरेंट एल्गोरिदम्स लिखे गए हैं, उन दोनों में से अच्छा एल्गोरिदम कौन सा है। तो फिर पता है हम क्या करते हैं, एनालिसिस जब हम करते हैं किसी एल्गोरिदम का कि भाई कौन सा अच्छा है, उसमें हम ये चेक करते हैं कि भाई एक एल्गोरिदम में कितनी इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं एक रनिंग के अंदर, और दूसरे एल्गोरिदम में कितनी चल रही हैं। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट ने वो काम एक लूप लगाए बगैर कर दिया है 10 लाइनों के अंदर, और एक स्टूडेंट ने वो काम एक लूप लगा के किया है 20 दफ़ा जो चल रहा है।
तो कौन सा अच्छा हुआ, मैं ये नहीं देखूँगा कि काम कहाँ अच्छा हो रहा है, ऑब्वियसली पहली चीज़ यही होगी। बट मैं ये देखूँगा एनालाइज करने में कि भाई पहला स्टूडेंट ने जो काम किया है उसने 10 लाइंस 10 इंस्ट्रक्शंस के अंदर वो काम कर दिया है, जबकि दूसरे स्टूडेंट ने 20 इंस्ट्रक्शंस के अंदर वो काम किया है। तो इन दोनों में से मैं कहूँगा कि भाई 10 इंस्ट्रक्शंस में जिसने काम कर दिया है वो एल्गोरिदम बेहतर है, दूसरा एल्गोरिदम सही नहीं है, उतना बेहतर नहीं है जितना फर्स्ट एल्गोरिदम है। सो व्हेन वी एनालाइज स्टार्ट एनालाइजिंग एल्गोरिदम, स्पेशली इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जब आप कोड करते हुए ये ध्यान रख रहे होंगे कि भाई किसका कोड कितनी लाइंस ऑफ कोड का है, LOC लाइंस ऑफ कोड, इट इज़ अ यूनिट ऑफ काउंटिंग दी स्ट्रेंथ कह लें एक तरह से, या मास ऑफ योर कोड, कि भाई एक बंदे ने एक काम 10 लाइंस ऑफ कोड में किया है, दूसरे ने वही काम 50 लाइंस ऑफ कोड में किया है। सो लाइंस ऑफ कोड के अंदर हम काउंट कर रहे होते हैं। So it is very important that we know about counting when we are talking about all these analysis. Originally, combinatorics was motivated by gambling. Counting configuration is essential to elementary probability. Originally, combinatorics की फील्ड स्टार्ट की गई गैम्बलिंग में। गैम्बलिंग आप सबको पता होगा, जिसको उर्दू में हम कहते हैं कि जुआ खेलना, गेम ऑफ चांस जिसको कहते हैं हम, कि भाई चांस के ऊपर अगर कोई गेम है तो उसके अंदर फिर आपको काउंटिंग करना आनी चाहिए। लाइक अगर आप एक कार्ड्स का गेम खेल रहे हैं तो भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मेरा अपोनेंट है उसके पास मुझसे अच्छे कार्ड्स हैं। सो आप उसको काउंट करते हैं, आपको काउंटिंग आनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कितने कार्ड्स टोटल होते हैं, कितने आपके सामने हैं, अभी कितने निकल चुके हैं इस गेम से जो कि आपको शो हो रहे हैं, कितने ऐसे हैं जो कि अभी आपको शो नहीं हुए हैं। तो फिर उन सबको काउंट करके आप ये बताते हैं कि अच्छा यार ये चीज़ें 4 हैं, देर आर 4 किंग्स इन द कार्ड्स, और उसमें से एक आपके पास है, एक निकल चुका है, तो फिर कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उसके पास भी किंग है या उससे बड़ा कोई कार्ड है। तो ये काउंटिंग स्टार्ट की गई जब गेमिंग या गैम्बलिंग के अंदर इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी। अ सिंपल एग्जांपल इज़ कि हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कितनी अरेंजमेंट कर सकते हैं हम डेक ऑफ 52 कार्ड्स की। अगेन काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम थोड़ी सी, कि डेक ऑफ 52 कार्ड्स का गेम अगर किसी ने खेला हो तो उसको अंदाज़ा होगा, अगर नहीं तो आपने इस 52 कार्ड्स वाली एग्जांपल्स या प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में इसकी एग्जांपल्स क्वेश्चंस किए होंगे। बट अगर नहीं भी किए तो लेट्स सपोज देयर आर 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स हैं, उसको मैं कितनी अरेंजमेंट में लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल 1 से लेके 52 तक हैं कार्ड्स, 1 2 3 4 5 6, हर एक कार्ड पे नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 से लेके 52 तक। एक अरेंजमेंट में ये कर सकता हूँ कि मैं 1 रखूँ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 अप टू 52। एक अरेंजमेंट में ये कर सकता हूँ कि 1 2 3 4 5 अप टू 50, और फिर 51 के बजाय 52 पहले रखूँ और 51 बाद में रख दूँ। इट विल गो लाइक 1 2 3 4 5 6 अप टू 48 49 50 52 51। ये अरेंजमेंट डिफरेंट हो गई। फिर एक ये अरेंजमेंट होगी कि मैं सेम 1 से लेके 49 तक कर दूँ, अब 51 50 और 52 कर दूँ, फिर 52 51 और 50 कर दूँ, फिर 50 52 और 51 कर दूँ। यानी कि सिर्फ आखिरी के 3 कार्ड अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो उसके अंदर भी तकरीबन 5 से 8 डिफरेंट अरेंजमेंट बन सकती हैं। सो डू यू रिमेंबर, डज एनी ऑफ यू रिमेंबर कि हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स? कितनी अरेंजमेंट है डेक ऑफ 52 कार्ड्स की? अगर डेक का मतलब ये कलेक्शन समझ लें, कार्ड्स के डेक की कलेक्शन, कार्ड्स की कलेक्शन को हम डेक कहते हैं। तो 52 कार्ड्स की जो कलेक्शन है उसमें कितनी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं? 52 फैक्टोरियल। 143 का जवाब आया है। द रिमेंबर कि इट इज़ 52 फैक्टोरियल। एंड हाउ डू वी कैलकुलेट 52 फैक्टोरियल? कैन एनीवन राइट इट इन अ वेरी सिंपलर वे? थोड़ा सा भी अगर बता देंगे तो आई विल नो कि आप सही चीज़ बताना चाह रहे हैं। व्हाट इज़ 52 फैक्टोरियल? ये जो इन्होंने मैसेज किया है 52 और एक्सक्लेमेशन साइन, ये एक्चुअली फैक्टोरियल का फंक्शन है। 52 फैक्टोरियल कनेक्ट होता है किससे? 087 कह रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 J Q K एंड A। ये एक्चुअली वो 13 कार्ड्स होते हैं 087 ने जो मैसेज लिख के भेजा है। हर एक कलर के, 4 कलर के बेसिकली ये 13 कार्ड्स होते हैं। 13 इंटू 4 इज़ एक्चुअली 52।
तो जब 52 कार्ड्स होते हैं, मैं आपको ये शो भी करूँगा जब हम इस तरह के एग्जांपल्स के ऊपर आएंगे, कि एज एन इमेज में आपको शो कर दूंगा कि दीज आर एक्चुअली दोज 13 और 52 कार्ड्स, और हम इसको कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। 092 कह रहे हैं कि वी शुड अप्लाई NCR हेयर। NCR इज़ व्हाट? NCR मैं आपको बता दूं, NCR इज़ एक्चुअली द कॉम्बिनेशन रूल। वो भी हमने इसमें ऑब्वियसली पढ़ना है। 078 कह रहे हैं 52 फैक्टोरियल के बारे में वो बता रहे हैं। दे सेइंग के 52 इंटू 51 करते हैं, 50 करते हैं, इंटू 49 अप टू इंटू 1 तक आप जाएंगे, तो दिस विल बी द नंबर विच इज़ 52 फैक्टोरियल। And I'm sure you will understand that 52 factorial is quite a huge number. It is very 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 huge number. uh, Even you can try this huge number by calculating this on your mobile phones or on your say computer, and you will see that this स्पेसिफिक नंबर 52 फैक्टोरियल जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका कैलकुलेटर इसको पूरा कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। इवन आप विंडोज़ का कैलकुलेटर यूज़ करें या आप अपना मोबाइल का कैलकुलेटर यूज़ करें, 52 फैक्टोरियल एक इतना बड़ा नंबर है जिसमें ऑलमोस्ट 70 या 75 डिजिट्स आते हैं, 75 डिजिट्स। ठीक है, ये समझ लें कि 1 बिलियन के अंदर 1 बिलियन जिसको हम कहते हैं, या 10 करोड़ जिसको हम कहते हैं, 10 करोड़ के अंदर भी सिर्फ 10 आई थिंक डिजिट्स आते हैं। और अगर उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं यानी 100 करोड़ कर दूं तो फिर उसमें 11 होते हैं सिर्फ। और इसी तरह अगर मैं से हम खरब की बात करते हैं तो खरब में आई थिंक 13 या 14 डिजिट्स होते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 70 प्लस डिजिट्स, and this is so many numbers. So there was a theory which was a very interesting theory. I'm not sure कि वो proven है या नहीं, but it is a way of looking at how big this number is. Someone said that 52 कार्ड्स को अरेंज करने के इतने ज़्यादा तरीके हैं कि अगर आप 52 कार्ड्स को अरेंज करते हैं ना किसी एक रैंडम तरीके से, कि भाई 1 है, फिर 6 आ जाता है, फिर 5 आ जाता है, फिर 52 आ जाता है, फिर 49 आ जाता है, आप किसी एक रैंडम तरीके से अरेंज करते हैं, सो ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि वो अरेंजमेंट आज से पहले दुनिया में ना कभी बनाई गई और आगे जाकर ना कभी बनेगी किसी भी जगह, किसी भी शख्स ने। यानी कि ये कितना बड़ा नंबर है कि अगर आप हर पॉसिबल अरेंजमेंट को ट्राई करें कि 52 फैक्टोरियल जिसको जो नंबर के जिसको मैं कह रहा हूँ कि 70 प्लस डिजिट्स आते हैं उसमें, तो अगर आप हर एक सेकंड के अंदर, लेट सपोज 1 सेकंड के अंदर एक अरेंजमेंट बना रहे हैं, यानी 2 सेकंड्स हो गए आपने 2 अरेंजमेंट्स बना ली, 3 सेकंड हुए आपने 3 अरेंजमेंट्स बना ली, हर एक सेकंड के अंदर अगर आप एक अरेंजमेंट बनाएंगे तो आई थिंक इस पूरी हर पॉसिबल अरेंजमेंट को बनाने में आपको तकरीबन कोई इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। यानी कि आप इस बात से ये अंदाज़ा लगा लें कि उस दिन किसी ने इस नंबर को बड़ा वेरिएबली शो किया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप 1 सेकंड को काउंट करना शुरू कर दें तो 1 बिलियन सेकंड को काउंट करते हुए आपको 31 साल लग जाएंगे। 1 बिलियन इज़ जस्ट आई थिंक 10 करोड़ समथिंग, उसको 10 करोड़ तक पहुंचते हुए आपको 31 साल लग जाएंगे। सो अगर मैं सिर्फ 10 बिलियन तक भी पहुंचूँ ना, कि 10 बिलियन अरेंजमेंट्स हैं, तो मुझे 31-32 साल लग जाएंगे। और मैं अगर इसके हाफ तक भी पहुंचना चाह रहा हूं तो मुझे अपनी ज़िंदगी को 2-2.5 हज़ार साल बढ़ाना पड़ेगा कि मैं 52 कार्ड्स की अरेंजमेंट को एटलीस्ट आधा पूरा कर सकूं। Right, so it is a very big number, so we are trying to count that, and obviously we can't count that by only counting like 1 2 3 4 5. We need some formulae, we need some rules or formulae, or we need some kind of a mechanism to understand how big some number is, even though we can't count that. ठीक है, so this is where this combinatorics motivation comes. In addition, combinatorics can be used as a proof technique as well. A combinatoric proof
जो कि हमने प्रूफ्स पढ़े थे ना बहुत सारे, कि भाई ये प्रूफ है, ये प्रूफ है, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म के थ्रू आप प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। उसमें एक कॉम्बिनेटरियल प्रूफ भी हो सकता था, लेकिन हमने जो ये कॉम्बिनेट्रिक्स नहीं पढ़ी थी तो वी कुडंट नो कि हमने लॉजिक पढ़ी थी तो हमने उससे रिलेटेड काफ़ी प्रूफ्स को पढ़ा। लेकिन कॉम्बिनेट्रिक्स के थ्रू भी आप प्रूफ कर सकते हैं। कॉम्बिनेटरियल प्रूफ इज़ अ प्रूफ मेथड दैट यूजेस काउंटिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव अ स्टेटमेंट। ये काउंटिंग आर्ग्यूमेंट को प्रूफ करने के लिए स्टेटमेंट जो है वो यूज़ की जाती है। ठीक है भाई, काउंट करें आप। जिस तरह से आपने एक फैलेसी देखी होगी कि भाई मैं काउंट करके आपको कोई चीज़ प्रूव कर देता हूँ, कि देखें आपने 40 मिनट वहाँ लगाए, फिर आपने 20 मिनट वहाँ लगाए, फिर आपने 30 मिनट वहाँ लगाए, फिर आपने 2 मिनट वहाँ लगाए, तो इसका मतलब हो गया ना कि 3 घंटे आपने वहाँ लगाए। तो ये मैंने क्या किया, मैंने काउंट करके बताया आपको कि भाई आपने वहाँ इतने मिनट इतने मिनट इतने मिनट किए, तो इसका मतलब है 3 घंटे आपने यहाँ पर लगा दिए। सो इट इज़ अ प्रूफ मेथड। इसी तरह एक फैलेसी भी है कि आपने वो देखा होगा, एक प्रूफ के आपके हाथ में 11 उंगलियाँ हैं, आपके हाथ में 11 उंगलियाँ हैं, ये भी आपने प्रूफ देखा होगा। एंड दिस इज़ एक्चुअली प्रूवन बाय कॉम्बिनेटरियल प्रूफ, ऑल्दो दैट इज़ अ फैलेसी। उसमें कोई गलती है, क्या गलती है वो आप सोच लीजिएगा। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आई थिंक किसी बॉलीवुड की किसी मूवी में भी ये सीन था कि वो कहता है कि यार आपके हाथ में 11 उंगलियां हैं, अगर ऐसा होगा तो मैं, पता नहीं कोई वो शर्त लगी हुई होती है उनकी। तो वो काउंट कैसे करता है, वो काउंट ऐसे करता है कि अपने एक हाथ में आप अपना हाथ सामने रखें और काउंट करते जाएं मेरे साथ। 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। थंब को पहले बंद करें, 10, फिर इंडेक्स फिंगर को बंद करें, 9। इस तरह पांचों फिंगर्स मैंने बंद करनी है। तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम माई थंब, 10, 9, 8, 7, 6, और आपके दूसरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, तो 6 + 5 इज़ 11। सो यू कैन काउंट, बिकॉज आप कहते हैं कि अगर आप 5 तक काउंट कर रहे हैं तो आप 1 2 3 4 5 कैलकुलेट करें, या 5 4 3 2 1 कैलकुलेट करें, आपने 5 चीज़ें ही कैलकुलेट की ना। लेकिन अगर आप इस तरह कैलकुलेट यहाँ पर करते हैं 10, 9, 8, 7, 6, और फिर दूसरे हाथ में कहते हैं 5 उंगलियाँ हैं, तो 6 और 5 becomes 11, which is not actually the right answer. You have 10 fingers in your hands collectively. So this is actually a combinatorial proof. Combinatorics को use करते हुए इसने एक proof दे दिया, but I don't know if that proof is a valid proof or not. ठीक है, so obviously it's not a valid proof because it is not coming with the same conclusion. यस, ये एक क्वेश्चन आपने ख़ुद पूछना है अपने आप से, और उसके बारे में सर्चिंग करनी है कि यार 1 से कैलकुलेट करते हैं तो 10 तक नहीं पहुंचते, लेकिन 10 से कैलकुलेट करते हैं तो हम 11 तक पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों है? इसमें देखें, मसला ये भी है ना कि आपने दूसरे को अज्यूम कर लिया कि दूसरे में तो 5 हैं। इसी तरह अगर मैं रिपीटेडली कैलकुलेट करूँ और दोनों को उल्टा कैलकुलेट करके प्लस करूँ तो मैं 12 उंगलियाँ भी बता सकता हूँ। क्योंकि पहले हाथ में कैलकुलेट करें 10, 9, 8, 7, 6, दूसरे में कैलकुलेट करें 10, 9, 8, 7, 6, तो 6 + 6 is 12. So you have 12 fingers on your hands. So think on it, search for it कि क्या मसला है एक्चुअली। मूविंग ऑन, काउंटिंग हमने सीखना है। प्रोडक्ट रूल, सम रूल, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन रूल, जिसको पाई रूल कहा जाता है। एप्लीकेशन ऑफ पाई इज़ नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। फंक्शंस भी आएंगे इसके अंदर कि हम कैसे इसको काउंट करें। अच्छा, फंक्शंस में भी काउंटिंग हमने वैसे थोड़ी बहुत देख ली है। हमने ये देखा है कि भाई फंक्शंस अगर ऑन टू फंक्शन है, यानी कि आपका बी पूरा का पूरा यूटिलाइज़ हुआ है, आपकी कोड डोमेन पूरी की पूरी यूटिलाइज़ हुई है, जिसको आप सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, तो उसके अंदर आप क्या कहते हैं, उसके अंदर आप ये कहते हैं कि किसी भी एक की एक से ज़्यादा प्री इमेज ना हो। तो जब एक से ज़्यादा प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट कि हर एक की एक प्री इमेज हो, विच मीन्स कि जितनी आपके कोड डोमेन के मेंबर्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स भी एक्जैक्टली उतने ही होंगे उस ऑन टू फंक्शन में। ठीक है, ये बात हमने फंक्शंस पढ़ते हुए नहीं की, अब हम काउंटिंग करते हुए पढ़ेंगे कि अगर आपका एक फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, यानी कि सर्जेक्टिव फंक्शन है, तो इसका मतलब है कि जितने मेंबर्स हैं आपके कोड डोमेन में, उतने ही ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे उस फंक्शन में, ना ज़्यादा ना कम। तो बात स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट रूल से। इफ़ टू इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन वी अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। ब्रैकेट वाली चीज़ को फिलहाल मैंने स्किप किया है। अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हैं, यानी कि दोनों के दोनों इंक्लूसिव हैं।
नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब आप ऐसे समझ लें कि एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है, हम अलग अलग नहीं कर रहे कि यार उसको अलग करो इसको अलग करो फिर दोनों को ऐड कर दो। प्रोडक्ट रूल वो है कि अगर आप उसको कर रहे हो तो फिर आप ये बताओ कि इसके साथ इस चीज़ में क्या कर रहे हो, दो इवेंट्स हैं, ठीक है, अगर आप ये कर रहे हो तो फिर ये क्या हो रहा है। सो इफ़ टू इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों एक साथ चल रहे हैं, यानी कि दोनों अलग अलग नहीं कर रहे आप जो इवेंट्स हैं, तो हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हैं। सपोज अ प्रोसीजर कैन बी अकम्प्लिश्ड विद टू डिसजॉइंट सब टास्क्स। एक प्रोसीजर है जो कि दो डिसजॉइंट सब टास्क को होते हुए कंप्लीट होता है, यानी कि एक टास्क है पूरा। लेट्स से आपने एक जुमला लिखना है, ये एक पूरा टास्क है। इस जुमले को लिखने के लिए लेट्स से कि मैं आपको कहता हूँ इस जुमले को लिखने के लिए आपने आधा ये जुमला लिखना होगा आधा ये जुमला लिखना होगा, तब जाके आप पूरा जुमला लिख सकेंगे। तो ये दोनों टास्क बना दिए मैंने कि भाई आप ये जुमला लिखें फिर ये जुमला लिखें। लेकिन लेट्स से कि मैं आपको कहता हूँ कि ये दोनों टास्क डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट का मतलब ये है कि आप जब एक काम करेंगे तो उसके साथ दूसरे काम करने के 10 तरीके हैं। इसी तरह जब आप एक काम को करने का दूसरा तरीका अपनाते हैं तो वही 10 तरीके उस दूसरे तरीके के साथ भी जाएंगे। फिर आप पहले काम को करने का तीसरा तरीका जब अपनाते हैं तो वही 10 तरीके दूसरे काम के तीसरे तरीके के भी साथ जाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे समझ लें कि अगर एक काम को करने के 10 तरीके हैं तो वो 10 तरीके मैं 1 10 भी करूँगा, 1 के साथ भी अप्लाई करूँगा 10 तरीके, 2 के साथ भी अप्लाई करूँगा वो 10 तरीके, 3 के साथ भी अप्लाई कर सकता हूँ वो 10 तरीके, 4 के साथ भी अप्लाई कर सकता हूँ वो 10 तरीके। विच मीन्स कि उस कलेक्टिवली काम करने को कितने तरीके हैं उसको अप्लाई करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए आई विल हैव टू यूज़ प्रोडक्ट, विच मीन्स मल्टीप्लिकेशन सिंपली, विच मीन्स मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि अगर मैं ये कहता हूँ, एक एग्जांपल मुझे इसकी सोचने दें। um, या अगर मैं इसकी एग्जांपल रखता हूँ कि मैं आपकी क्लास में पेयरिंग करता हूँ कि भाई दो बंदों का ग्रुप होगा और कोई असाइनमेंट या कोई टास्क मैं आपको देता हूँ, दो बंदों का ग्रुप होगा। लेट सपोज आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो अब प्रोडक्ट रूल में यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ कि भाई कितने जो है वो ग्रुप्स में बना सकता हूँ या कितने तरीक़ों से बना सकता हूँ। जैसे कि आपकी क्लास में अगर 40 स्टूडेंट है, मैं सबसे पहले स्टूडेंट को उठाता हूँ अली। अली को मैं उठाता हूँ, उसको मैं स्टूडेंट नंबर 2 के साथ भी रखता हूँ, अहमद के साथ, फिर दूसरे स्टूडेंट के साथ भी रखता हूँ, फिर तीसरे के साथ भी, फिर चौथे के साथ भी, फिर पाँचवें के साथ भी। ये अलग अलग ग्रुप्स बनते जा रहे हैं, ठीक है। फिर छठे के साथ भी, फिर सातवें के साथ भी, फिर आठवें के साथ भी, फिर नौवें के साथ भी। ये मैं सिर्फ एक स्टूडेंट को सबके साथ रख के देख रहा हूँ। फिर यही काम मैं अब दूसरे स्टूडेंट के साथ करूँगा, और उसको मैं पहले के साथ बेशक रखूँ ना रखूँ, लेकिन दूसरे को तीसरे के साथ रखूँ, चौथे के साथ, पाँचवें के साथ, छठे के साथ, 40 तक स्टूडेंट। फिर तीसरे को मैं उठाता हूँ, तीसरे की भी ग्रुपिंग करता हूँ। तो दिस इज़ हाउ मैनी पॉसिबल नंबर्स ऑफ ग्रुप्स आई कैन मेक। और यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल्स इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम ये कहते हैं कि भाई देर आर n1 क्रॉस n2 वेज ऑफ डूइंग द ओवरऑल प्रोसीजर। अगर आप पहले चीज़ को n1 तरीक़ों से कर सकते हैं और n2 तरीक़ों से आप दूसरे टास्क को कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप n1 क्रॉस n2 की चीज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी जिसको आप कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को आप इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे मल्टीप्लिकेशन को आप इस्तेमाल करते हैं, यूजुअली आप जब इसको उसमें इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, तो लेट्स से कि आपने 10 रुपए की एक चीज़ ली, ठीक है, 10 रुपए की एक चीज़ ली, लेकिन आपने वो चीज़ जो ली 10 रुपए की, वो आपने कहा यार ये एक नहीं दो, ये 50 दे दो, एक नहीं दो 50 दे दो। 10 रुपए की आपने कोई चीज़ ली, अब वो 10 रुपए की चीज़ एक है, लेकिन आपने उसको 50 दफ़ा लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब कितने रुपए की पड़ जाएगी आपको वो टोटल चीज़? 10 रुपए की एक चीज़ है, आपने कहा नहीं ये काम 50 दफ़ा करो,
यानी कि दूसरी चीज़ के साथ भी ये काम करो, तीसरी के साथ भी यही काम करो, चौथी के साथ भी यही काम करो, पांचवी के साथ भी यही काम करो, 50 तक आपने ये काम करना है। 092 का सबका जवाब यही आ रहा है। 057 का 115 के 500 रुपीज़ की पड़ जाएगी आपको वो चीज़। तो आपने जो 500 निकाला, ये कैसे निकाला ज़रा ये बता दें जल्दी से। 500 कैसे आ गया? 450 क्यों नहीं आया? 690 क्यों नहीं आया? 720 क्यों नहीं आया? 500 कैसे आ गया? क्योंकि 10 रुपये की चीज़ है और एक चीज़ 50 की है। सॉरी, 50 दफ़ा आपने लिया है। एग्जैक्टली डबल ऑन 5 आपने 10 इंटू 50 किया। 057 सही वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इस सही के हमने क्या किया, हमने प्रोडक्ट रूल को अप्लाई किया, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की। वे 10 चीज़ें हैं और 50 दफ़ा कर रहे हैं, तो 10 इंटू 50 500 की पड़ जाएगी आपको वो चीज़, राइट। सो ये सिंपल प्रोडक्ट रूल है जिसको हम डेली लाइफ के अंदर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़ है सम रूल। सम रूल ये है कि अगर आप एक इवेंट को करने के, अब दो इवेंट्स अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, यानी ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज़ 10 दफ़ा कर रहे हैं या 20 दफ़ा कर रहे हैं, बल्कि ये है कि आप एक चीज़ कुछ दफ़ा कर रहे हैं और दूसरी चीज़ कुछ और दफ़ा कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। यानी कि दे कैन नॉट बी डन एट द सेम टाइम। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई 50 निकाल दो, 10 रुपये की चीज़ है 50 निकाल दो। मैं क्या कर रहा हूँ, और से सुनिएगा आप यहाँ पे, यही एग्जांपल मैं आगे लेके जा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ 10 रुपये की है 50 निकाल दो, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ ये 10 रुपये की चीज़ निकालो, ये 5 रुपये की चीज़ निकालो, ये 50 रुपये की चीज़ निकालो, ये 30 रुपये की चीज़ निकालो, ये 10 रुपये की चीज़ निकालो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे अगर टोटल वैल्यू कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूँगा। लेट्स से मैं दो चीज़ें ले रहा हूँ, एक 10 रुपये की है और एक 50 रुपये की है। एक 10 रुपये की है और एक 50 रुपये की है। 092 आपके जवाब सवाल पे आता हूँ। एक 10 रुपये की है और एक 50 रुपये की चीज़ है, तो टोटल कितने रुपए पड़ेंगे? ऑब्वियसली 032 ऐड कर देंगे हम, 60 रुपीज़ पड़ जाएंगे हमें। अब यहाँ पे हमने सब प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं किया, यहाँ पे हमने सम रूल अप्लाई किया, क्योंकि दोनों चीज़ें डिफरेंट थी, एक्सक्लूसिव थी म्यूचुअली। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते थे कि भाई यही चीज़ दो दफ़ा निकालो, बल्कि आपने ये कहा कि ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये इतने की है, ये इतने की है, तो आपने सम रूल अप्लाई किया। एन इवेंट E1 कैन बी डन इन N1 ways, एन इवेंट E2 कैन बी डन इन N2 ways, एंड E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो द नंबर ऑफ वेज ऑफ बोथ इवेंट्स अकरिंग इज N1 प्लस N2। इतने रुपए आपको पड़ेंगे, या दोनों इवेंट्स को अकर होने के इतने वेज हैं, N1 प्लस N2 वेज हैं। ठीक है जी। सो ये आपका सिंपल है सम रूल। आगे चलते हैं जी। क्या क्वेश्चन आया था 092 का? ही सेइंग कि सम रूल में यूनियन करेंगे। सो आई थिंक यू आर ट्राइंग टू लुक अहेड, जो कि हमने इस स्लाइड में नहीं दिया, एंड यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट इट विद सम अदर थिंग, एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट आई थिंक यू आर राइट। यू आर सेइंग कि हम यहाँ पर यूनियन करेंगे, जबकि दूसरी जगह पर हम कुछ और कर रहे होते हैं। तो इट्स यस, अगर आप इसको सेट्स के हिसाब से देखते हैं कि भाई ये E1 एक सेट है, ये देखें, इस बात को मैं अगर एलाबोरेट कर रहा हूँ, अगर आप ये कहते हैं E1 एक सेट है और उस सेट के अंदर N1 मेंबर्स हैं, यानी E1 के अंदर 3 मेंबर्स हैं, N1 की वैल्यू 3 रख देता हूँ, और E2 के अंदर से 5 मेंबर्स हैं, तो टोटल कितने मेंबर्स हो जाएंगे यूनियन में? 8। ठीक है, कब होंगे ऐसे, ये भी पता होना चाहिए आपको। 092 की बात को मैं ज़रा से एलाबोरेट कर रहा हूँ। E1 के अंदर लेट्स सपोज N1 की वैल्यू मैंने रख दी 3, और E2 एक सेट है, उसके अंदर मैंने वैल्यू रख दी 5। E1 और E2 के यूनियन के अंदर कितने मेंबर्स होंगे? एग्जैक्टली 092, वेरी गुड, दैट 8 होंगे अगर दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। और यही हम सम रूल में अप्लाई करते हैं बात, जब हम कहते हैं टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, विच मीन्स कि देयर इज़ नो सेम थिंग इन दैट। तो जब कोई सेम थिंग नहीं है तो फिर यू कैन अप्लाई द सम रूल एंड यू कैन से यस, यूनियन ही कर रहे हैं हम, और हम यहाँ पर यूनियन में प्लस कर रहे हैं, बिकॉज वी आर सेइंग, हमने बात ही यहीं से स्टार्ट की कि दोनों इवेंट्स
अलहदा अलहदा हैं, इंक्लूसिव नहीं है कि भाई एक के साथ कितने सारे पेयर्स बन सकते हैं, दूसरे के साथ कितने ज़्यादा पेयर बन सकते हैं, एंड सो ऑन. So yes, you are right. Very good approach in using some of the things that we have already learnt in this rule. That we will apply sum rule. We will apply union in this sum rule. So there is a natural generalization to any sequence of m tasks. सेम थिंग तो हो सकती है लाइक 1+1 057 कह रहे हैं, लाइक आप ये कह रहे हैं कि अगर दोनों सेट डिसजॉइंट नहीं है, सेम चीज़ हो सकती है 1 और 1. तो देखिए यहाँ पर आप 1+1 नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, आप यहाँ पर 1 into 2 कर रहे हैं. इस चीज़ को ज़रा गौर से समझने की कोशिश करें 057 कि अगर सेम थिंग की आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब है दोनों चीज़ें इंक्लूसिव हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, डिफरेंट नहीं है. तो वही बात कि अगर मैं 1 रुपये की दो चीज़ें ले रहा हूँ तो मैं 1+1 नहीं करूँगा, मैं 1 into 2 करूँगा, जो कि अभी थोड़ी देर पहले आप कर रहे थे 10 into 5. आप वहाँ पे भी सम रूल अप्लाई कर सकते थे, लेकिन आपने कहा नहीं, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूँगा बिकॉज दीज थिंग्स आर द सेम, although you can do that. So you will do 1 into 2. So there is a natural generalization to any sequence of m tasks, namely the number of ways m mutually exclusive events can occur. Like अगर n1 n2 दो इवेंट्स के बारे में हम बात कर रहे थे ना, अगर आप कहें नहीं 3 इवेंट्स हैं 4 इवेंट्स हैं, तो उसी तरह जिस तरह आप एक आम सौदा सर्फ जब लाते हैं और फिर उसको प्लस करते हैं सारे अमाउंट, कि भाई 50 रुपए की आप दही लेकर आए और 100 रुपए की आपने ये चीज़ ली, 100 रुपए की आपने ये चीज़ ली, 50 रुपए की ये ली, 60 रुपए की ये ली, फिर आप उसको सम करते हैं, तो देर कैन बी m पॉसिबल events, m possible number of mutually exclusive sequences. So we can give another formulation in terms of set. Let a1 a2 am be, ये जो अभी 092 बात कर रहे थे, let them be pair wise disjoint sets, यानी सिंपली disjoint sets. pair wise disjoint को फिलहाल इग्नोर कर दें. डिसजॉइंट सेट्स हैं अगर सारे, तो फिर उनका जो यूनियन की कार्डिनैलिटी होगी, दैट विल बी द कार्डिनैलिटी ऑफ एवरी वंस कार्डिनैलिटी प्लस, यहाँ पर प्लस आएगा, ये प्लस प्लस दिस एंड सो ऑन. ठीक है. एंड दिस इज़, जब हम सेट्स को यहाँ पर इन्वॉल्व कर लेते हैं तब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, विच इज़ स्पेशली द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन. उसमें यही होता है कि सम और प्रोडक्ट रूल को हम अप्लाई करेंगे बट ऑन सेट्स, नॉट ऑन यूजुअल थिंग्स. ऑल्दो वो दोनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन हम सेट्स को यूज़ करते हुए यहाँ पे कुछ रूल्स को बनाना शुरू करेंगे. ये एक थोड़ा सा लेंथी चीज़ है, इसके ऊपर हमने कुछ एक्सरसाइजेज भी करनी है. तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी कल 9 to 10:30, उस क्लास के अंदर हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे. एंड आई विल वेरी मच अप्रिशिएट अगर आप ये सारी चीज़ें पहले से पढ़ कर आएँ, और इवन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन भी थोड़ा बहुत पढ़ कर आएँ, ताकि जब हम इसकी एक्सरसाइजेस करें तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग फॉर यू कि हम जो काम डेली लाइफ में करते हैं, इट कैन बी included in these kinds of exercises, and it would be hopefully really fun. So thank you very much. I'm ending this class and we will continue this specific lecture in our next class tomorrow on Friday at 9 a.m. Thank you very much.